Ethanol Manufacturers Association के प्रेसिडेंट डॉक्टर सीके जैन एंड इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग, स्कैमिट्स मेट्रोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावट हमारे साथ हैं। साथ ही जुड़ेंगे अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी एंड एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत मानसून से कर लेते हैं। सबसे पहले महेश जी, कैसे देखते हैं मानसून? जिस तरह से जुलाई का महीना हमने देखा, पहला हफ्ता 40% ज्यादा मानसून, सेकंड अब दूसरा हफ्ता 50% लोअर मानसून, और अब इस हफ्ते में जिस तरह से हमने यहाँ पर खुलता हुआ देखा है, ओवरऑल 24% इन द डेफिशिएंसी। जुलाई कैसे बंद होता हुआ नजर आता है आपको, और आगे जाकर क्या ड्राउट की चिंताएं बढ़ जाती हैं? देखिए मनीषा, इस समय आपको जैसे आपने बताया कि 24% की डेफिशिएंसी है, जबकि जून 40% पे खत्म हुआ था। उसके बाद पहला हफ्ता काफी अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद ब्रेक मानसून कंडीशन काफी लंबी रही, जो अमूमन एक हफ्ते की होती है, तो 11 दिन के आसपास की रही। अब ये जो मानसून थोड़ा सा एक्टिव हुआ है, जो नॉर्थ इंडिया सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश होने वाली है 3-4 दिन, तो ये मेरे ख्याल से जो जुलाई का डेली एवरेज है उसी को कवर कर पाएगा, और हो सकता है कि 1-2% और इसको रिकवरी कर जाए। लेकिन जुलाई जो खत्म होगा उस समय फिर से ये, जब जुलाई के एंड में एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ फिर से फुटहिल्स पे चली जाएगी, और ब्रेक मानसून कंडीशन लग रहा है कि अगस्त के शुरुआती दौर में फिर से आ सकती है। तो जुलाई कुल मिलाकर के 22 या 23% की डेफिशिएंसी पे, यानी कि ओवरऑल जून और जुलाई 22-23 पे खत्म होगा, और उसके बाद अगस्त और सितंबर में हमें लग रहा है कि अल नीनो का इम्पैक्ट फिर से दिखाई देने लग जाएगा। तो जो ईस्ट इंडिया है, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसमें तो बारिश ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पश्चिमी तट पर भी थोड़ी बारिश हो सकती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, विशेषकर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी जिले और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में मानसून अगस्त और सितंबर में कमजोर रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो मानसून है वो सूखे के हालात में, यानी ड्रॉट लाइक कंडीशन में खत्म होगा। जी महेश जी, ये तो ऑफ कोर्स वो पूरा ब्यौरा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फिलहाल नहीं नज़र आता है, क्योंकि जो अभी बुआई हुई है उसको लेकर भी आगे जाकर चिंताएं बनेंगी। अगर हम नंबर्स देखें, हिस्टोरिकल नंबर्स देखें, अगर हम 22-23% जुलाई, 1 जून टू 30 जुलाई भी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, तो कई सालों में, आई थिंक 2 डेकेड्स में ये सबसे खराब शुरुआत होगी मानसून की। जी हाँ, खराब शुरुआत होगी, और खराब इसका समापन भी लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये 80-85% के दायरे में खत्म हो सकता है। यानी कि आप अगर कह सकते हैं कि 15 से 20% अगर मानसून कमजोर रहता है, तो इसका हमारे फसलों पे, उसकी जो आउटपुट पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा। और जो आगे के जो महीने 2 बचे हैं, यानी कि अभी जो 10 दिन बचे हैं और आगे 2 महीने बचे हैं, इसमें अगर जब मानसून की बारिश कम होती है, जैसे कि दिखाई दे रहा है पश्चिमी और मध्य भारत के कई इलाकों में, मध्य भारत के पश्चिमी इलाकों में, और वहां पर आपको मालूम है कि जो इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, रेन डिपेंडेंट है किसान, तो इसीलिए जो आगे की फसल है उसमें नुकसान होने की संभावना है। इससे पहले ही हमने कहा था कि इस बार ऐसी फसल का चुनाव करें किसान भाई जिसमें कम से कम पानी की जरूरत हो। जी महेश जी, आपने कहा अगले हफ्ते यहाँ पर बेहतर बारिश हो सकती है, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किन हिस्सों में होगी? देखिए, अभी जो बारिश है वो आपका पूरा पूर्वी भारत जो है, जो पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। पंजाब, हरियाणा में लाइट टू मॉडरेट रेन। दिल्ली से लेकर के आपका जो मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके भी बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं। राजस्थान के पूर्वी जिलों में अच्छी बारिश होगी, और तेलंगाना से लेकर के आपका जो विदर्भ है वहां तक बारिश होगी। लेकिन और जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, गुजरात के ज्यादातर इलाके, गुजरात में हल्की बारिश होगी, लेकिन ज्यादातर इलाके, और एकदम जो राजस्थान से सटा हुआ है जो आपका मध्य प्रदेश है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, ये अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खांडवा, खरगोन, ये इलाके, और जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, मराठवाड़ा और साउथ पेनिनसुला, इसमें बारिश काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है इस पूरे अगले जो 10 दिन का दौर है। एल निनो की जैसे आपने बात करी कि वो अगस्त सितंबर को यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, कितना लंबा आपको ये चलता हुआ नजर आता है, और क्या इसका फर्क रबी पर भी पड़ेगा? क्या ये नेक्स्ट ईयर में स्पिल ओवर दिखाता है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगले ये 2027 की सर्दियों तक अल नीनो का असर दिखाई देगा। लेकिन जो साउथ वेस्ट मानसून है वो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून पर हिस्टोरिकली इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। तो लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, लेकिन क्योंकि वो केवल साउथ इंडिया को ही इम्पैक्ट करता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर अच्छे आते हैं, सर्दियों में अच्छी बारिश होती है, रबी की फसल के लिए सही रहेगा। लेकिन जो इम्पैक्ट है वो अगली सर्दियों तक दिखाई दे रहा है।
जी। पॉइंट टेकन। महेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा का पूरा ब्यौरा हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए भी। तो जुलाई 20-22% की डेफिशिएंसी के साथ यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आएगा, जो कई सालों के बाद हमने बनता हुआ देखा है और बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एल निनो डेवलप हो रहा है, अगस्त सितंबर और भी कमजोर महीने यहाँ पर रह सकते हैं। तो एक ड्राउट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर भारतीय मार्केट्स में यहाँ पर बनती हुई, जिसका इम्पैक्ट हम ऑफकोर्स सिर्फ फसलों तक नहीं देखेंगे, उसको जीडीपी, रूरल इंडिया, रूरल इनकम, रूरल डेवलपमेंट सभी तरफ और कई सेक्टर्स में इसका एक इम्पैक्ट बनता हुआ नजर भी आएगा। वेल, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सीके जैन एंड इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग जुड़ चुके हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर जैन, पहले आपसे बात करेंगे और जिस तरह से एफसीआई ने यहाँ पर चावल का जो ओवरऑल क्वांटम है बढ़ाया है, आपका इनिशियल रिएक्शन उस पर क्या है? मनीषा जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, अभी जो है हमारा ESY यानी इथेनॉल सप्लाई ईयर 25-26 चल रहा है। इसमें 72 लाख टन इन्होंने दिया है, जो कि 52 लाख पहले दिया था और 2 महीना पहले 20 लाख दिया था। 26-27 के लिए अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। थोड़ा सा मिसनोमर है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। 26-27 के लिए इन्होंने 72 लाख दिया है। जो आपका हेडिंग है, ये मेरा ख्याल है इट नीड्स टू बी चेक्ड। ये 25-26 की है, तो 72 लाख अभी 26-27 के लिए नहीं अलॉट हुआ। ओके। देखिए सरकार, जहां तक इथेनॉल का सवाल है और जहां तक क्रॉप का सवाल है, इथेनॉल 6 चीजों से बनता है। ये एक क्रॉप पे डिपेंडेंट नहीं है जी। कि सिर्फ चावल पे डिपेंडेंट हो या सिर्फ शुगर केन पे डिपेंडेंट हो। ये डैमेज फूड ग्रेन और मेज पे भी डिपेंडेंट है। और मेज ऐसी क्रॉप है जो कि कम बारिश में भी पैदा हो जाती है। जैसे अभी IMD के सर ने बताया कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल ऐसी क्रॉप करी जाए जो कि कम बारिश ले, तो मेज इज ए परफेक्ट क्रॉप फॉर दिस। अभी चावल का कितना देंगे, क्या देंगे, देखिए हमारी गवर्नमेंट बहुत इंटेलिजेंट है। उनके लिए फूड सबसे पहली प्रायोरिटी है और हमारे लिए भी वो प्रायोरिटी है। उसके बाद जितना शुगर केन बचेगा वो देंगे, जितना चावल बचेगा वो देंगे, मक्की जितनी पैदा होगी वो देंगे। तो इस तरह से सारा बुके बन के ये इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, 23-24 में भी एल नीनो था हमारे देश में, तब भी 16% ब्लेंडिंग चलती रही हमारे यहाँ। हमारे यहाँ काफी ग्रेन की घबराहट वाली, ठीक है बारिश कम हो रही है, सब कुछ कम हो रही है, लेकिन घबराहट वाली स्थिति मुझे नहीं दिखाई देती। घबराहट नहीं होनी चाहिए। हो रहा है, कम होगा, लेकिन कम कितना होगा वो देखने की बात है। वेल, आपका पॉइंट इज वेल टेकन और हम वो अपने स्क्रीन पे करेक्ट भी कर रहे हैं कि जो 72 लाख पूरा है वो 25-26 के लिहाज से ही है। Correct. अगले साल का भी यहाँ पर नहीं आया है, तो वो उस क्लैरिटी के लिए बहुत शुक्रिया। देव, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। पहले तो जो एल निनो की चिंताएं हैं, ऑफ कोर्स सोइंग के नंबर्स कुछ ही समय में अभी आ जाएंगे, लेकिन जुलाई अगर हम 22-23% से कम डेफिशिएंट बंद होता हुआ देखते हैं, अगस्त सितंबर को लेकर फिर आगे चिंताएं हैं। क्या चावल उत्पादक, चावल एक्सपोर्टर्स के लिए अब कुछ चिंता दिखने लगी है? हमने रिपीटेडली बताया है कि सरकार के पास बफर स्टॉक के ओवर एंड अबव 270 लाख टन का सरप्लस स्टॉक है और इस साल की ये उम्मीद है कि ये 270 लाख टन का सरप्लस 400 लाख टन के ऊपर चला जाएगा। जो अभी एग्जिस्टिंग OMSS पॉलिसी के अंदर चेंजेस आए हैं, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड एलोकेशंस को इंक्रीज करा गया है। पिछले दफा अगर हम देखें तो लगभग 100 लाख टन का एलोकेशन था फॉर डिस्पोजल इन ओपन मार्केट, जिसको बढ़ा के 200 लाख टन के ऊपर लेके जाया जा चुका है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में एल नीनो की वजह से स्टॉक कम होने की कोई आशंका नहीं है, बल्कि सरकार के पास इतना सरप्लस स्टॉक है कि उन्हें एथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे आपने डॉक्टर जैन ने करेक्टली बताया कि 25-26 के लिए एलोकेशन जो पहले 54 लाख टन था उसको बढ़ा के 72 लाख टन कर दिया गया। जो सेल टू स्टेट्स एंड कॉर्पोरेशंस थी, जो पहले 16 लाख टन था, उसको 32 लाख टन कर दिया गया। तो अक्रॉस द बोर्ड लगभग एलोकेशन को डबल कर दिया गया है। इसका मतलब FCI के पास जितना चावल उनके पास है उसको रखने तक की जगह नहीं है। दिस क्लियरली देयर इज नो स्ट्रेस इन द मार्केट। राइस के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, चावल पे एल नीनो का कोई इंपैक्ट नहीं है, बल्कि हमारा जो सरप्लस स्टॉक है इतने डेफिसिट मॉनसून के बावजूद उसका बढ़ने की आशंका है।
क्योंकि आईएमडी की अगर रिपोर्ट्स को आप क्लोजली देखें तो जो राइस प्रोड्यूसिंग मेजर स्टेट्स है जैसे तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे डेफिसिट रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। कुछ स्टेट्स है जो राइस प्रोड्यूसिंग है जहां पे डेफिसिट हो सकता है, बट अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन पिछले साल से इस साल ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है कई स्टेट्स के अंदर कि इसका हमारे प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट होगा। और जिस तरीके से राइस की कल्टीवेशन पैडी की कल्टीवेशन पूरे देश में इंक्रीज हो रही है, उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन 151 मिलियन टन का था पिछले साल, वो इस साल 153 मिलियन टन का होगा। इसका मानना यह है कि 20 लाख टन से एल नीनो के बावजूद 20 लाख टन से हमारा पैडी का उत्पाद बढ़ेगा। और जो ये अक्रॉस द बोर्ड एलोकेशंस को इंक्रीज करा गया है, ये उसका एक क्लियर कट एविडेंस है। वेल एब्सोल्युटली देव, इट्स नाइस कि आप हमेशा वही चीज़ रिएटरेट भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और सरकार की तरफ से हमने वो स्टेप भी आता हुआ देखा है जिस तरह से यहाँ पर आवंटन बढ़ाया गया है। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, लेकिन मौसम पर ऑफ कोर्स यहाँ पर एक नज़र रखनी होगी। एक सवाल आपसे यहाँ पर मिस्टर जैन, जैसे आपने कहा कि चावल ऑफ कोर्स इकलौती चीज़ नहीं है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पर एथेनॉल को यहाँ पर पुश करता ही रहेगा। जिस तरह की कंसर्न्स पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर लगातार एथेनॉल को बनती हुई नजर आई हैं, प्राइसिंग को लेकर, रिविजन को लेकर, ब्लेंडिंग को लेकर, एज ऑफ नाउ क्या कहेंगे, कहाँ खड़े हैं हम बहुत अच्छे फुटिंग पे खड़े हैं। 20% हम लोग चल रहे हैं और आगे की सोच भी रहे हैं, और जितना सोचेंगे उतनी हम फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे और फार्मर्स को पैसा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये एक दो कहानियां बनती रहती हैं, सोशल मीडिया चलता रहे। आजकल टीआरपी बहुत अच्छे ले रहा है, इथेनॉल जो है बहुत अच्छी टीआरपी ले रहा है, तो इसलिए सब लोग इसमें कूद के आ रहे हैं विदाउट एनी टेक्निकल बैकग्राउंड। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि ये जो सरकार का प्रोग्राम है, हमारी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इथेनॉल को E20 या उससे आगे करने का, इससे अच्छा प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई हो नहीं सकता। और सरकार इसको करने के लिए बिल्कुल वो बाध्य है इसे करने के लिए, करेगी और इसको आगे बढ़ेगा ये प्रोग्राम, ये पीछे नहीं हटेगा। ये थोड़ी बहुत परेशानियां नए नए प्रोग्राम के लिए चलती रहती हैं, तो वो सब भी दूर होंगी। पहले भी हुआ था, पिछली बार अगस्त सितंबर में भी ये चालू हुआ था, फिर 2 महीने में डाई आउट हो गया, अब फिर दोबारा हो गया, दोबारा डाई आउट होगा। तो ये इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, और कोई गलत पॉलिसी नहीं है, कोई गलत पॉलिसी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, इज ए ब्रिलियंट पॉलिसी फॉर रूरल डेवलपमेंट। मिस्टर जैन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का। देव, आपका भी टू रिआइटरेट कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ चिंताएं नहीं है, ना चावल को लेकर, ना बुआई को लेकर, ना स्टॉक को लेकर, ना एथेनॉल को लेकर। तो वो स्ट्रॉन्ग वॉइसेज इंडस्ट्री की तरफ से आती हुई कि कंसर्न्स एज ऑफ नाउ यहाँ पर बाजार में नहीं है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी होंगे, साथ ही जुड़ेंगे SMC ग्लोबल से वंदना भारती।